दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की फिल्म बहुत ही खतरनाक और खास है। फिल्म का नाम है द नन 2। तो कहानी शुरू होती है 1956 में फ्रांस से। हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो चर्च में आकर अक्सर ही फादर की कामों में मदद किया करता था। फादर बहुत ही पावरफुल थे। वो बच्चा आज के दिन अपना सारा काम खत्म करता है और वाइन यानी शराब को रखने नीचे चैपल में जा रहा होता है। चैपल दरअसल एक छोटे से गिरजाघर को कहते हैं, यानी कि छोटा चर्च। तभी उसे यहाँ पर कोई हलचल महसूस होती है और एक खौफनाक आवाज आती है। वो बच्चा बहुत ज्यादा डर गया था। वो जाकर फादर को बुलाता है। जब उधर फादर आते हैं तब उन्हें वहाँ हॉली वाटर यानी कि वो पानी जिससे भूतों आत्माओं को भगाया जा सकता है या फिर किसी बीमारी को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता, वो वहाँ बहुत तेज उबल रहा था। जिसके बाद वो पानी भाप बनकर उड़ जाता है। वहाँ एक साया भी नजर आता है और फिर एक खौफनाक मंजर आंखों के सामने था। ये साया किसी और का नहीं बल्कि डेमन नन का था, जो उस फादर को हवा में उड़ाकर आग लगाकर मार देती है। चर्च के ऊपर वाले हिस्से में वो डेमन नन दिखाई जाती है। वहीं हमें एक आदमी को बैग ले जाते हुए देखते हैं। अब हमें कहानी के आगे एक सिस्टर आयरन दिखाई जाती है। वो एक दूसरे चर्च में रहकर अपनी जिंदगी गुजार रही होती है। वहीं पर एक लड़की डेब्रा भी थी जिसको उसके डैड ने चर्च में भेजा था। आयरन उससे बात करती है कि मेरे डैड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वो उसे इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि आयरन को जो कुछ भी होने वाला होता है उसे पहले ही पता चल जाता था। अब यहाँ पूरे चर्च में नन डेमन के बारे में बातें चल रही थी। अब कहानी दोबारा फ्रांस में शिफ्ट होती है। हम एक हॉस्टल स्कूल को देखते हैं जहाँ पर मॉरिस नाम का एक आदमी काम किया करता था। उस हॉस्टल को एक मैडम चलाती थी। वो मॉरिस से बहुत ज्यादा गुस्से में बात करती हैं। उसकी वजह ये थी कि उस मैडम का बेटा इसी स्कूल के चैपल में मारा गया था, जिस वजह से वो चिड़चिड़ी हो गई। बस यही वजह थी कि वो हर किसी से ही गुस्से में बात किया करती थी। इस स्कूल में एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची सोफी भी पढ़ती है। उसकी मॉरिस से काफी अच्छी दोस्ती भी होती है। यहीं पर कुछ लड़कियां जो अक्सर सोफी को तंग किया करती थी, मॉरिस उसे हमेशा उनसे बचाता। मगर मॉरिस के साथ कुछ तो गड़बड़ थी। वो अजीब अजीब हरकतें किया करता था। एक दिन जब एक लड़की स्कूल में सामान लेने आती है तो वो मॉरिस को अजीब हालत में देखती है। वो बाहर बैठा कॉकरोचेस खा रहा था क्योंकि कॉकरोचेस से लाल बैग को साफ करने के लिए मैडम ने कहा था। मॉरिस के अंदर से अचानक से डेमन नन बाहर आती है और उस लड़की को मार देती है। उसके अंदर भी डेमन नन थी। मतलब कहानी के शुरुआत में जिस आदमी को हमने देखा जिसके हाथ में बैग था वो कोई और नहीं बल्कि मॉरिस ही था जिसके अंदर नन थी। वो डेमन नन ऐसे ही सबको नहीं मार रही थी। इसके पीछे कोई तो राज छुपा हुआ था जो हमें कहानी के आगे पता चलेगा। उधर आयरन को भी अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। उसे सपने में मॉरिस दिखाई देता है जो उससे मदद मांग रहा था। तभी अचानक से डीमन नन आकर उसे डराती है जिससे उसकी आंखें खुल गई थीं, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाती है। एक दिन वही लड़कियां जो सोफी को परेशान किया करती थीं, उसे चैपल में लेकर जाती हैं जहां पर मैडम ने सबका जाना बंद किया था। वहीं पर खिड़की में एक बकरी बनी हुई थी। वो उसके साथ गेम खेलती हैं। कहती हैं जाओ जाकर उस बकरी की आंख में तुम्हें टॉर्च जलाकर देखना है। वो आंखें डेमन की हैं। अगर तुमने जरा भी ध्यान हटाया तो डीमन आकर तुम्हें मार देगा। जब सोफी उसकी आंखों में लगातार देखती है तब वहाँ से वो लड़कियां चालाकी से भाग जाती हैं। सोफी वहाँ पर बिल्कुल अकेली थी। तभी वहाँ पर कुछ हलचल होने लगती है। उधर सोफी को डेमन नन नजर आई थी जिससे वो बहुत डर जाती है। खैर तभी मॉरिस वहाँ आकर उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ हमें सिस्टर आयरन को दिखाया जाता है जिसको फादर अपने पास बुलाकर कहते हैं कि अलग अलग शहरों में नन और फादर्स मारे जा रहे हैं। वो बताते हैं कि फ्रांस में एक फादर को जलाकर मार दिया गया। वो उसी फादर की बात कर रहे थे जिसे हमने कहानी के शुरू में देखा था। वो कहते हैं कि डेमन दोबारा वापस से आ गई है। वो मरी नहीं है जिसका तुमने पहले भी मुकाबला किया था। तुम दोबारा से उसे हरा सकती हो। आयरन कहती है नहीं, अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। फादर कहते हैं नहीं, अब तुम्हें ये सब देखना होगा क्योंकि दुनिया और इंसानियत का मामला है। तुम्हें ही इस केस की जांच करनी होगी। ये सारी बातें सुनकर सिस्टर आयरन अपने डर पर काबू पाती हैं और वहाँ से चल देती हैं इस केस को हल करने के लिए। आयरन फ्रांस के लिए निकल जाती है जहाँ पर फादर को जलाकर मारा गया था। तभी चुपके से उसके साथ डेब्रा भी आकर बैठ जाती है। आयरन जब उसे देखती है तो कहती है कि तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए था। अगर चर्च में पता चल गया कि तुम ऐसे बिना बताए किसी को मेरे साथ आ रही हो तो चर्च वाले तुम्हें निकाल देंगे। डेब्रा कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होता। डेब्रा कहती है तुम जानती हो मेरी माँ भी ऐसी ही मरी थी जलकर, मुझे कोई भी चमत्कार नहीं दिखे। आयरन कहती है कि जब हमें यकीन होता है तो बड़े बड़े चमत्कार दिखाई देते हैं। इसके बाद ये दोनों फ्रांस पहुंच जाते हैं। चर्च पहुंचते ही आयरन को दोबारा से उस बच्चे का ख्याल आता है जिसे हमने कहानी के शुरू में फादर के साथ देखा था। अब वो उसे वहाँ पर खेलता हुआ नजर आता है। जब आयरन उस बच्चे से उस दिन के हादसे के बारे में पूछती है तब वो बच्चा कहता है कि हाँ मैंने उस दिन चर्च में एक साया को देखा था। तभी उसे यहाँ पर एक नन दिखाई देती है। तभी किताबें खुद पलटकर नन का रूप ले लेती हैं। वो डीमन नन ने आयरन का गला दबा दिया था। तभी आयरन को एक और नन दिखाई देती है जिसकी आंखें निकाली जा रही थीं। तभी वो गिरकर बेहोश हो जाती है। यहाँ पर जल्दी से डेब्रा आती है।
जिसने उसे संभाल लिया था। उधर सोफी के स्कूल में भी अजीब अजीब हादसे हो रहे थे। मॉरिस के अंदर भी डेमन नन बार बार आती। इसी कारण से स्कूल के सारे लोग डरे हुए थे। हॉस्पिटल में अब जल्दी से आयरिन को भी होश आ जाता है। यहाँ पर उसे याद आता है कि आखिरी बार डेमन से उसे मॉरिस ने ही बचाया था और तभी से उस डेमन नन ने मॉरिस को कंट्रोल किया हुआ है। अब डेब्रा उसके पास आती है और बताती है कि उसे एक बच्चा होली क्रॉस देकर गया है। ये वही बच्चा है जिसको हमने कहानी के शुरू में देखा था। उस क्रॉस पर एक अजीब सा निशान था। जितने भी लोग मरे थे उन सब के होली क्रॉस पर यही निशान बना हुआ था। लाइब्रेरी में जाकर उन्हें पता चलता है कि ये निशान एक खानदानी निशान है, जो कि एक बहुत बड़े प्रीस्ट सेंट लुइस के खानदान से जुड़ा हुआ है। और जिस नन प्रीस्ट को आयरिन ने अपने ख्याल में देखा था, जिनकी आंखें निकाली जा रही थीं, वो सेंट लुइस की ही आंखें थी, जो कि एक बहुत ही ताकतवर चीज है जिसको कहीं पर छुपाया गया है। आयरिन को पता चलता है कि ये सभी लोग सेंट लुइस के खानदान से ताल्लुक रखते हैं जो मर चुके हैं। उस डीमन नन का खास मकसद था, वो सभी सेंट लुइस के खानदान वालों को मारकर उनकी आंखों तक पहुंचना चाहती थी। वो उनकी आंखें इसलिए चाहती थी क्योंकि उसकी गई हुई सारी ताकतें वापस आ जाएं। यहाँ पर लाइब्रेरियन आयरिन को ये भी बताता है कि वो डीमन नन कभी फरिश्ता हुआ करती थी जिसे गॉड ने निकाल दिया और सारी ताकतें उसकी छीन ली। वो उस जगह का पता भी बताता है जहाँ पर जाकर उन्हें सारी चीजों की जानकारी मिल सकती है। वो बताता है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक खास जगह की चैपल पर आंखें दफन की गई हैं, जहाँ पर पहले कभी वाइन यानी शराब की फैक्ट्री हुआ करती थी, लेकिन बाद में वहाँ पर एक स्कूल हॉस्टल बना दिया गया था। लाइब्रेरियन उसी स्कूल हॉस्टल की बात कर रहा था जहाँ पर मॉरिस काम किया करता था। मतलब मॉरिस उस हॉस्टल में काम करने के बहाने उन्हीं आंखों को ढूंढ रहा था, यानी कि वो डेमन नन जिसने मॉरिस को पोजेस्ड किया हुआ था वो उन्हीं आंखों को ढूंढ रही थी। ये सुनते ही आयरिन और डेब्रा उसी स्कूल की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी हम देखते हैं कि मॉरिस को अचानक ही क्या हो जाता है। वो उसी चैपल के आगे बैठकर अपने सर को पीट रहा था, जिसे स्कूल की मैडम भी देख लेती हैं। वो कहती हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जाओ कुछ देर आराम करो। मॉरिस बार बार यही दोहरा रहा था कि मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आया हूँ। तभी मैडम को उसी चैपल से अजीब तरह की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जब वो वहाँ पर ताला खोलकर अंदर जाती हैं, तब उन्हें वहाँ अपने ही मरे हुए बेटे का भूत दिखाई देता है जो उन्हें डरा रहा था। यहाँ पर मैडम के बेटे की आत्मा को कोई और नहीं बल्कि डीमन नन ही कंट्रोल कर रही थी। अब वो मैडम के बेटे की आत्मा का इस्तेमाल करके उसी से मरवा करके मैडम को मौत के घाट उतार देती है। तभी मैडम की लाश मिलती है जो बहुत ही बुरी हालत में थी, जिससे हॉस्टल में रहने वाले सभी बच्चे डर गए थे। रात को जब सब बच्चों का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए मॉरिस और सोफी की मॉम डांस कर रहे थे, तो अचानक से मॉरिस की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसके गर्दन में जो क्रॉस का निशान बना हुआ था उसका हाल बहुत बुरा हो चुका था। उधर आयरिन और डेब्रा भी हॉस्टल में पहुंच जाती हैं, जो कि सोफी और उसकी मॉम को मॉरिस से दूर रहने के लिए बोलती है, क्योंकि आयरिन जान गई थी कि मॉरिस के अंदर डीमन नन का कब्जा है, उसने उसे पॉजेस्ड किया हुआ है। तभी वो डीमन नन मॉरिस के अंदर जाकर बोलती है, हेलो सिस्टर। इतना कहकर मॉरिस उसी चैपल के अंदर भागने लगता है। उसे छोटे चर्च की ओर जाता देख आयरिन उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर उस नन ने आयरिन पर हमला कर उसे दूर गिरा दिया था। डेब्रा भी उस नन को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नहीं रोक पाती है। तभी सिस्टर आयरिन दोबारा से उठकर कुछ पढ़ने लगती हैं, जिससे मॉरिस के अंदर की डीमन नन कमजोर होती जाती है। तभी डेब्रा धीरे से मॉरिस के पीछे से जाकर उसके सर में कुछ मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। वो उसे बांधकर एक जगह पर बैठा देती हैं, ताकि वो यहाँ से कहीं जा ना पाए। और अब कुछ सिस्टर्स को लेकर आयरिन और डेब्रा उस चैपल के अंदर जाती हैं, ताकि उन्हें वहाँ वो आंखें मिल जाएं जो डीमन नन ढूंढ रही थी। सोफी भी उनके साथ उस छोटे से चर्च में जाती है। वो उन्हें वो खिड़की भी दिखाती है जिस पर बकरी बनी हुई थी। वो कहती है कि क्या पता इसे सेंट लुइस के खानदान वालों ने बनाया हो, ताकि अगला कोई भी उनसे जुड़ा हुआ या उनके खानदान से यहाँ आए तो उसे वो आंखें मिल जाएं। वो बताती है कि अगर इस बकरी की आंखों में सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये चमकने लगती है। अब ये देखने के लिए डेब्रा हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च को जब उसके ऊपर मारती है तो उस बकरी की आंखों से लेजर वाली रोशनी निकलती है, जो इन्हें रास्ता बताती है कि आंखें कहाँ पर दफन है। अब ये उसे निकाल लेते हैं जो एक बॉक्स में बंद थी। तभी मॉरिस भी जाग जाता है। बाहर सभी को डेमन नन अपने असली रूप में आकर डराने लगती है। डेब्रा उधर जाकर उन बच्चों को बचा लेती है। भागकर सभी लोग एक कमरे में चले गए थे, जहाँ पर उसी मैडम का भूत इनको डराता है, जिसे चैपल में डेमन नन ने मारा था। उधर सोफी के साथ आयरिन भी थी। उधर पॉजेस्ड मॉरिस भी आ गया था, जो सिस्टर आयरिन से वो खास आंखें छीनने की कोशिश करता है, मगर उन्हें सोफी लेकर भाग जाती है, जो कि एक बक्से में बंद थी। सोफी जैसे तैसे करके उससे बचकर भाग रही थी,
वो बचकर ऊपर चली जाती है जहाँ से एक बिल्डिंग साइड से टूटने वाली थी। ये सब कुछ उन्हीं आंखों की ताकत की वजह से हो रहा था। तभी उनमें से एक तेज पीले रंग की रोशनी बाहर आती है, जिसके करीब अब डेमन नन भी नहीं आ सकती थी। लेकिन इसके बावजूद मॉरिस यानी उसके अंदर के डेमन नन सोफी के पास जाने वाली थी। तभी वहाँ आयरिन आ जाती है, जो उससे वो लेकर उसके सामने रख देती है, जिससे बहुत ही ताकतवर रोशनी बाहर आती है, जिसकी वजह से मॉरिस अब बहुत तकलीफ में था। सबको ऐसा लगता है कि वो मर चुका है। ये देखकर सोफी बहुत दुखी होती है, क्योंकि मॉरिस उसका बहुत अच्छा दोस्त था। अब जब उसे चेक करने आयरिन उसके पास जाती है, लेकिन वो जिंदा था। ये सब डेमन नन की एक चाल थी इन्हें फंसाने की। अब वो डेमन नन जल्दी से वो आंखें उठा लेती है। सारी ताकत उसे दोबारा से मिल गई थी। वो दोबारा से अपने असली रूप में आ गई थी। वो आंखें अब उसकी आंखों में थी। फिर वो हॉस्टल में एक बच्चे को पकड़कर, जो हमेशा सोफी को तंग किया करती थी, उसके मुंह के अंदर वो नन अपने नाखून गड़ा देती है। वो डेमन नन इतनी ताकतवर हो गई थी कि वो आयरिन को उसी तरह हवा में उठाकर मारने वाली थी, जैसा उसने कहानी के शुरू के फादर को मारा था। तभी यहाँ आयरिन को अपनी मॉम नजर आती है। उनकी आंखें भी चमक रही थीं। मतलब कि आयरिन भी सेंट लुइस के खानदान से थी। उसके अंदर तो खुद ताकत थी। वो अपने अंदर की पावर्स को जगाकर उस आग को बुझा देती है जो डेमन नन ने उसे लगाई थी। मतलब कि अगर आप सेंट लुइस के खानदान से हो तो डेमन नन की बुरी ताकतों को हरा सकते हो। अब ये सब देखकर डेमन नन बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है, इसीलिए वो सोफी पर हमला कर देती है। आयरिन यहाँ पर सबको प्रेयर यानी प्रार्थना करने का कहती है। वो नोटिस करती है कि यहाँ पर वाइन्स रखी हुई हैं, जैसा कि लाइब्रेरियन ने बताया था कि यहाँ पर कभी वाइन फैक्ट्री भी हुआ करती थी और चर्च में वाइन पर प्रेयर करने पर वो जीसस का खून बन जाती है। अब वो दोनों जब यकीन के साथ ये सब करते हैं, वो वाइन खून में बदलकर उस डीमन नन को जला देती है। आयरन ने उसे नर्क में भेज दिया था। इसके बाद हमें सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाया जाता है। अब कहानी के अंत में हमें 2 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर दिखाए जाते हैं, जो कि भूत प्रेत और आत्माओं से बात कर सकते थे, जिन्हें चर्च से फोन आया था, यानी कि एक नए केस को उन्हें हल करना था। और इसी के साथ ये डरावनी फिल्म भी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हम ऐसे ही फिल्म की एक्सप्लेनेशन आपके लिए लाते रहें।